गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रदीप सर स्वागत करता हूं आपका ट्राइटियम एकेडमी के केमिस्ट्री सेक्शन में। बेटा पिछले 4-5 क्लासेज में अपना एक टॉपिक चल रहा है सॉल्यूशन में कुछ हेडिंग्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। हर हेडिंग में बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग एक नया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी एंड फोर्थ इज वेपर प्रेशर। कल मैंने आप लोगों से 5th क्लास में डिस्कशन किया था राउल्स लॉ, हेनरी लॉ या टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड 3 जनरल क्वेश्चन जैसे एजियोट्रोप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड राउल्स। और नेक्स्ट उसमें किया था मैंने आपके साथ स्पेशल केस ऑफ हेनरी एज द राउल्स। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग में 5th हेडिंग आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे आज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की कौन सी प्रॉपर्टीज को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में डालेंगे? इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन दैट आर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। वो प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती हैं वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स के मतलब जैसे आप सॉल्वेंट के अंदर शुगर ऐड करें, सोल्ट ऐड करें या अदर कोई भी सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें, उसका कोई भी जो प्रॉपर्टीज हैं वो नेचर पे डिपेंड करें, उन पर्टिकुलर पार्टिकल्स की नंबर पे डिपेंड कर रही है। वो प्रॉपर्टीज क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी। यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें नंबर 1 है रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, यहाँ ये जो पढ़ चुके हम कल इस चीज को एक्चुअल में, फिर ये दोबारा लेंगे इसको। डिप्रेशन या लोवरिंग भी बोलेंगे इसको, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट ऐसे क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट ऐसे क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। पहला इसमें लेके चल रहे हैं अपन वेपर प्रेशर वाला। तो इनिशियली इससे पीछे वाली क्लास में भी मैं आपको वेपर प्रेशर की डेफिनेशन करवा चुका हूं, फिर एक बार दोबारा रिपीट कर लेंगे वेपर प्रेशर का मीनिंग क्या होता है। तो बेटा आपको बताया था कि जब एक क्लोज कंटेनर के अंदर हम एक पर्टिकुलर लिक्विड को क्या करते हैं? हीटिंग करते हैं। क्लोज कंटेनर के अंदर एक पर्टिकुलर लिक्विड को जब हीटिंग करेंगे तो ये लिक्विड पार्टिकल्स कन्वर्ट होते हैं किसमें? कॉरस्पॉन्डिंग वेपर या गैस फेज में कन्वर्ट होते हैं। ये लिक्विड का कॉरस्पॉन्डिंग गैस या वेपर फेज में जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन एक प्रोसेस होगा जिसके लिए हमने वर्ड यूज किया जाता, वेपराइजेशन बोला था इसको आपने। और सेम टाइम पे जब ये प्रोसीजर कहां होता है? एक क्लोज्ड कंटेनर में होता है, तो वेपराइजेशन का एक अपोजिंग प्रोसेस भी वहां पे स्टार्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कंडेंसेशन। तो यहाँ पे एक अपोजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया, कंडेंसेशन। रिवर्सिबल प्रोसीजर हो गया। रिवर्सिबल प्रोसीजर में एक स्टेट ऐसी आती है जब ये फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता है वो इक्वल हो जाता है। समझ रहे? फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो रिएक्शंस हो रही हैं रिवर्सिबल प्रोसीजर में, जो इक्वल रेट से स्टार्ट होंगी, तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? उस फेज को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इस इक्विलिब्रियम फेज पे कब? जब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आ गए, मींस दे आर अराइज एट सेम रेट, द स्टेट एट which the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction। जब rate of forward reaction और rate of backward reaction एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, वो फेज क्या होती है? इक्विलिब्रियम होती है। तो at the phase of equilibrium, the pressure exerted by the vapor particles on the surface of liquid is known as vapor pressure। वेपराइजेशन और कंडेंसेशन की इक्विलिब्रियम फेज पर वेपर पार्टिकल्स के थ्रू लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट अप्लाइड किया जाएगा, वो अप्लाइड प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है। ये पहले भी हो चुका है, एक बार दोबारा मैंने आप लोगों, क्योंकि हेडिंग अपनी वेपर प्रेशर से रिलेटेड चल रही है तो वही बात मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं। अब हमारी हेडिंग यहाँ पे चल रही है रिलेटिव डिप्रेशन। यहाँ रिलेटिव डिप्रेशन का मीनिंग क्या है बेटा? यहाँ कंपेरिजन किया जाएगा प्योर सॉल्वेंट और बाइनरी सॉल्यूशन को। प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे हम कंसिडर करें एक प्योर सॉल्वेंट, 100% ये प्योर सॉल्वेंट है। इस प्योर सॉल्वेंट को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब अपन हीटिंग करेंगे तो इसके जितने पार्टिकल्स सरफेस पे अवेलेबल हैं वो सब के सब पार्टिकल्स 1 2 3 4 5 6, ये 6 पार्टिकल हैं, वो किस में कन्वर्ट हुए बेटा? वेपर में कन्वर्ट हो गए। तो इसका एक इंडिविजुअल वेपर प्रेशर बन गया, जिसको हम प्योर सॉल्वेंट है तो उसको हम जनरली शो करेंगे किससे? प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को अपन शो कर रहे हैं किससे? P नोट से शो कर रहे हैं। जैसे इसमें एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया हमने, नॉन वोलेटाइल सॉलिड या इलेक्ट्रोलाइट इसमें एज ए सोल्यूट ऐड किया हमने, एज
सोल्यूट ऐड किया इसमें हमने, जैसे उसमें एज ए सोल्यूट हमने ऐड किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया बाइनरी सॉल्यूशन में। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या बनेगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है सॉलिड और लिक्विड का। इस होमोजीनियस मिक्सचर में आप देख पा रहे हैं सम solute particles, some solute particles are also available on the surface of liquid। ये जो मैंने राउंड बनाया यहाँ पे, ये solid को शो कर रहे हैं और डैश है वो liquid को शो कर रहा है। तो solute particles are also available on the surface of liquid। तो जब इसको उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब अपन इसको हीटिंग करेंगे तो हीटिंग से क्या होगा, ओनली लिक्विड पार्टिकल्स आर वेपराइज, केवल लिक्विड पार्टिकल्स ही क्या होंगे, वेपराइज होंगे। सॉलिड पार्टिकल्स क्या है, नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं, वो वेपराइज नहीं होते हैं। वेपराइज नहीं होंगे तो इसमें बनने वाली वेपर का अमाउंट, यहाँ पे 6 पार्टिकल वेपराइज हुए थे तो इसका वेपर प्रेशर हो गया 6 पॉइंट से अपन कंसीडर करें तो इसका वेपर प्रेशर 6 हो गया। यहाँ इसका वेपर प्रेशर आप देख रहे हो, वेपर कम बनी है क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल्स ने क्या किया, सरफेस को ऑक्यूपाई कर लिया तो बनने वाली वेपर का अमाउंट कम हो गया। जब बनने वाली वेपर का अमाउंट कम हो गया तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, कितना हो गया, P हो गया। ये पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके थे, फिर आप दोबारा देख रहे हैं इसको। तो इस केस में हमने क्या देखा कि P जो बनेगा, वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन जो बन रहा है, ये बाइनरी सॉल्यूशन हो गया, वो क्या हो गया, इज ऑलवेज लेस देन P नोट। मतलब प्योर सॉल्वेंट से वो हमेशा क्या होता है, कम होता है। प्योर सॉल्वेंट से ये कम है, इसीलिए इसके लिए जो वर्ड यूज किया जा रहा है वो कौन सा यूज किया जा रहा है, लोअरिंग या डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर इसको बोला जा रहा है। ये क्लियर है फिगर। P नोट और P में जब हम कंपैरिजन कर लेते हैं बेटा तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है फिर, जिसको हम बोलेंगे यहां पे, तो ये अपने पास पॉइंट बन गया डिप्रेशन और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कितना डिप्रेस हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, दैट इज डिनोट बाय डेल्टा P। ये आपको क्लियर है कि जो प्योर सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर हाई था और बाइनरी सॉल्यूशन का डिक्रीज होगा तो डेल्टा P इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, P नॉट माइनस P हो गया। ये लोअरिंग या डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर है। फिर यहां पे अपन आते हैं राउल्स के स्टेटमेंट। राउल्स का एक स्टेटमेंट ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे। राउल्स के 2 स्टेटमेंट पढ़े थे, एक L प्लस एल के वेपर प्रेशर के लिए और एक S प्लस एल के लिए वेपर। तो यहाँ राउल्स का जो स्टेटमेंट है वो क्या यूज किया था, ध्यान होगा आपको, इससे पीछे वाली हेडिंग में करवाया था मैंने आपको, रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। Relative depression in vapor pressure is always equal to the mole fraction of solute। वो solute के mole fraction के इक्वल होता है। अब यहाँ पे relative depression अपन जब कैलकुलेट करेंगे तो एक तो हो गया वर्ड इसमें डिप्रेशन, दैट इज डेल्टा P। रिलेटिव किसके रेस्पेक्ट में वो डिप्रेस हुआ है, प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में, तो डेल्टा P अपॉन P नोट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपन डिनोट कर सकते हैं अक्स 1 से या अक्स A से या B, जो भी आप लेवल यहाँ रखना है कि हम यहाँ जो अक्स ले रहे हैं 1 या 2 या A और B जो अपन इसके साथ अप्लाई कर रहे हैं वो मीनिंग क्या है, वो सॉल्यूट के लिए है। अब इस वैल्यू को अपन चेंज करें तो डेल्टा P के लिए क्या हो गया, P नोट माइनस P अपॉन P नोट हो गया। अक्स 1 मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ कंपोनेंट कितना है बेटा, N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन आ गए अपने पास। अब यही जो इक्वेशन हमने लिखी है यहाँ पे, इस इक्वेशन को हम थोड़ा चेंज करते हैं, किसके लिए करते हैं, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसके लिए इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, जो सोल्यूट होता है मींस N1 इज वेरी वेरी लेस देन N2। N1 की जो वैल्यू होगी बेटा, सोल्यूट के जो मोल्स होंगे वो सॉल्वेंट के कंपेरेटिवली काफी कम होते हैं, मतलब उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ सम की फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, इस N1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे अपन यहाँ पे N1 को नेग्लेक्ट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। ये N1 और N2 क्या है, ये मोल्स हैं। किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल्स कैसे निकालते हैं आप, मोल्स निकालने के लिए सिंपली हमारे पास फॉर्मूला होता है ग्राम अमाउंट डिवाइडेड बाय मोलर मास। ग्राम अमाउंट डिवाइडेड बाय मोलर मास। कुछ जगह ग्राम अमाउंट के लिए एक वर्ड और यूज करते हैं अपन, गिवन मास। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास को जनरली अपन शो करते हैं W से और मोलर मास को शो करते हैं कैपिटल M से।
तो ये W अपॉन एम है वो n की वैल्यू हो जाएगी, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन सकता है, P नोट माइनस P इज इक्वल टू P अपॉन P नोट इज इक्वल टू N1 की वैल्यू क्या आएगी, W1 अपॉन M1, W1 अपॉन M1, ये तो हो गया N1 की वैल्यू, डिवाइडेड बाय N2 है तो सिमिलरली उसकी वैल्यू आ जाएगी W2 अपॉन M2। क्लियर, ये मोल्स को हमने रिप्लेस कर दिया। तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आएगी P नोट अपॉन P नोट इज इक्वल टू W1 इंटू M2 M1 इंटू W2। यहां इस इक्वेशन में आप देख रहे हो टोटल इसमें 6 पैरामीटर्स हैं, 2 मोलर मास है, एक सोल्यूट का एक सॉल्वेंट का, 2 गिवन मास है सोल्यूट के एंड सॉल्वेंट के, एक प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और एक बाइनरी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। टोटल यहाँ पे 6 पैरामीटर है बेटा। इन 6 पैरामीटर में कोई भी 5 पैरामीटर्स हमें क्या होते हैं, गिवन होते हैं, और उन 5 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम कोई भी जो 6th अननोन वैल्यू हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग इस पे भी न्यूमेरिकल है, वही मैं आपको बोला था एक न्यूमेरिकल करेंगे इसमें छोटा सा। न्यूमेरिकल में तो बेटा ये जो अपने रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर लिया, इस पे न्यूमेरिकल वैल्यू किस टाइप से आती है, तो उसके लिए मैं एग्जांपल 2.6 लेके चल रहा हूं आपके साथ, एनसीईआरटी का एग्जांपल 2.6। उसमें हमें कहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज इक्वल टू 0.850 बार। ये वैल्यू हमें बार में, यानी जो भी प्रेशर यूनिट होती है उसमें मिलेंगी, बार है, एटीएम है, पास्कल है, एचजी मर्करी लेवल है। उसमें 0.5 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड उसके अंदर ऐड किया है, तो 0.5 ग्राम क्या हो गया बेटा, सोल्यूट का ग्राम अमाउंट हो गया, गिवन मास हो गया। अब वो सोल्यूट का नाम नहीं दिया इसलिए हमें पता नहीं कि वो उसका मोलर मास हम कैलकुलेट कर नहीं सकते, वो हमें फाइंड करना है। किसमें डिजोल्व किया है, 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिजोल्व किया है। तो 39 ग्राम ऑफ बेंजीन मतलब W2 हो गया, सॉल्वेंट का गिवन मास हो गया। अब ये पता है बेंजीन है तो मोलर मास हमें पता रहेगा इसका कितना, 6 इंटू 12 है प्लस 6 इंटू 1, ये 78 आ गया ग्राम मोल इनवर्स। बंदे ने पूछ, और जैसे उसमें अपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो डिक्रीज होकर हो गया 0.845 बार। ठीक है, यहां पे अपन सिंपली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, डेल्टा पी कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नोट माइनस पी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल पी नोट कितना है इसमें, 0.850 माइनस 0.845, देन ये हो गया 0.005, ये हो गया। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ये पी नोट माइनस पी 0.0, यहां फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा पी अपॉन पी नोट इज इक्वल टू W1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय M1 इंटू W2। डेल्टा पी की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके 0.005, पी नोट आपके पास है 0.845, W1 मोलर मास आप गिवन मास आपके पास है 0.5 इंटू M2, मोलर मास कितना था इसका, M2 78 है, डिवाइडेड बाय M1 आपको फाइंड करना है, एंड ये कितना है 39 है। क्लियर है, देन ये हो गया अपने पास 39 2 जा, यहां से ये कैंसिल हो गया, कितना हो रहा है 170 हो रहा है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 2 जा 10 हो गया, तो ये हो गया अपने पास M1 इज इक्वल टू कितना होगा 170 ग्राम मोल इनवर्स क्या हो गया, जो गिवन सोल्यूट उसके अंदर ऐड किया था उसका मोलर मास हमें इसमें पता रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारे पास क्या है, ऐसा ही, वो कौन सा है, इंटेक्स्ट 2.9 है। इंटेक्स्ट 2.9 में क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर हमें दे रखा है इसने, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर वो दे रखा है 23.8 mmHg लेवल पे। क्लियर है, उसके अंदर कुछ ऐड किया जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, क्या ऐड किया जाएगा, वो कह रहा है उसमें ऐड क्या करना है, हमें ऐड करना उसमें 50 ग्राम ऑफ यूरिया, 50 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है बेटा NH2 का होल ट्वाइस CO। इसको जब हम सॉर्ट आउट करेंगे तो इसका मोलर मास आ गया हमारे पास 60, इसको मोलर मास निकाल सकते हो सिंपली। किसमें डिजोल्व किया इसने, डिजोल्व कर रहा है ये इसमें 850 ग्राम ऑफ वाटर, 850 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड किया उसने। क्लियर, M2 कितना हो गया, वाटर है, H2O तो मोलर मास कितना हो गया 80 हो गया। ये कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे इसमें अपन, हो गया डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन, डेल्टा पी अपॉन पी नोट। तो डेल्टा पी हमें फाइंड करना है, डिप्रेशन कितना हो रहा है, डिवाइडेड बाय पी नोट।
W1 की पी नोट है ना अपने पास, पी नोट हो गया 23.8, W1 कितना है इसमें, W1 है 50, ओके W1 50 हो गया। M2 कितना है, M2 उस बंदे ने दे रखा हमें 18 डिवाइडेड बाय M1 की वैल्यू कितनी है 60, और W2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 850 है, ओके। इसको सॉर्ट आउट करेंगे अपन 0 to 0 और 5 से हो गया है ये 170 और 6 3 जा, इनको सॉर्ट आउट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अपने पास आ रहा है ये 71.4, क्लियर, इज इक्वल टू 170 मल्टीप्लाई किससे हो गया डेल्टा पी से, तो एक्चुअल में इसमें डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ जाएगी डिवाइडेड बाय 170, ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, डेल्टा पी की, 71.4 अपॉन 170 इज इक्वल टू डेल्टा पी, ओके। देन इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो डेल्टा पी इज इक्वल टू आ गया 0.42, ये हमारे पास क्या आ गया डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर आ गया। अब हम चाहें तो इसमें आगे भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्या करेंगे, डेल्टा पी का मीनिंग क्या था, पी नोट माइनस पी इज इक्वल टू आ रहा है 0.42, पी नोट अपने पास था कितना 23.8 माइनस पी इज इक्वल टू 0.42, देन P इज इक्वल टू हो गया 23.8 माइनस 0.42, ठीक है। ट्रांसपोजिंग ये बड़ी वैल्यू देखो, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो देन P इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 23.38 50 8 2 10, हाँ 38 क्या आ गया mm HG इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप से अपन इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। दोनों क्वेश्चन हो गए, वेपर प्रेशर ये दोनों का लेना, एग्जांपल 2.6 और इंटेक्स 2.9, ये फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। देन नेक्स्ट हम आते हैं बेटा इसमें रिलेटिव डिप्रेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारे पास है बी हेडिंग पे आता है अपन, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इनिशियली हम बात करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट जनरली तो बोला जाता है द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल, जहां पे एक पर्टिकुलर लिक्विड क्या होता है बॉइल होना स्टार्ट होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। बट इसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होगी, एक लिक्विड कब और क्यों बॉइल होना स्टार्ट होता है, तो जब एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर लिक्विड या सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं। इसकी हीटिंग से क्या होता है, इसकी हीटिंग से वही जो भी प्रोसीजर हुआ था, वेपराइजेशन हुआ और कंडेंसेशन, दोनों अपोजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गए। हमारे सराउंडिंग में हम जहां पे भी जो भी प्रोसीजर कर रहे होते हैं वो हमेशा एक कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा होता है। ये कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, जो इस कंटेनर पे लग रहा है, मेरी बॉडी पे भी अप्लाई हो रहा है, आपकी बॉडी पे भी अप्लाई हो रहा है, और वो कांस्टेंट प्रेशर कौन होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ये एटमॉस्फेयर जो हमेशा जनरली क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, जितना मेरी बॉडी पे उतना आपकी बॉडी, ये जनरली कांस्टेंट है। तो इस कंटेनर के ऊपर भी क्या लग रहा है, एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है। जैसे हमने ग्रेविटी फोर्स होता है वैसे एटमॉस्फेयर प्रेशर भी होता है। अब इस पर्टिकुलर लिक्विड पे दो प्रेशर हो गए, एक उसके एक्सटर्नल जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो है एटीएम प्रेशर जो कांस्टेंट है, और एक उसके इंटरनल भी एक प्रेशर क्रिएट हो गया जिसको हमने क्या बोला था, अभी पढ़ा था हमने, उसको बोला था वेपर प्रेशर। At the phase of condensation and vaporization, the pressure exerted by the vapor particles on the surface of liquid is known as vapor pressure। अभी पढ़ा था हमने। तो जैसे इस ये जो वेपर प्रेशर बन रहा है, तो इंटरनल वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल वेपर प्रेशर कौन सा, एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा, एटीएम प्रेशर। जैसे ही दोनों प्रेशर क्या होते हैं, बिकम्स इक्वल, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके अप्लाइड एटीएम प्रेशर के क्या हो जाता है, या जो लग रहा प्रेशर होता है उसके इक्वल हो जाता है, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, यहां जो टेम्परेचर होगा उस समय वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। क्लियर है। तो बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन किससे हो गया, वेपर प्रेशर से। कल मैंने आपको जहां नॉन आइडियल में पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन बताए थे, मैंने कहा था कि वेपर प्रेशर जिनका हाई था उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसका रीजन समझ में आया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है, ये रिलेटेड है। किस टाइप से रिलेटेड है समझ में आया। तो इनिशियली आपने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन दे दी, कोई डाउट, फिर मैं रिपीट कर देता हूं। बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of solution becomes equal to the atmospheric pressure। वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे
लिक्विड का बॉइलिंग, लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, एटीएम प्रेशर के बराबर हो जाता है वो टेम्परेचर। अब इसको हम कंपेयर करेंगे इसमें किससे रिलेटेड, प्योर सॉल्वेंट लिया आपने यहां पे, सेम वही डायग्राम आप देख रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट, जितने पार्टिकल सरफेस पे हैं वो सब के सब पार्टिकल क्या होंगे, वेपर में कन्वर्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6, इसका एक वेपर प्रेशर होगा, इंडिविजुअल एक वेपर प्रेशर हो गया। प्योर सॉल्वेंट है तो उसके वेपर प्रेशर को हम पी नोट से शो कर रहे हैं। अब सपोज मैं ये कह रहा हूं कि इसका एक्सटर्नल एटीएम प्रेशर है, वो भी मैं मान लेता हूं एक बार एक पॉइंट के साथ, जैसे मैंने इसका नंबरिंग के हिसाब से कहा कि इसका वेपर प्रेशर 6 है, तो हो सकता है उस समय वेपर प्रेशर कितना हो, 6 ही हो, तो ये लिक्विड क्या होगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। जब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट होता है वो टेम्परेचर क्या हुआ, टीबी नोट हो गया। वेपर प्रेशर कल बता दिया, अभी थोड़ी देर पहले बताया, वेपर प्रेशर समझ में आया। अब ये जो वेपर प्रेशर है 6 क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ पॉइंट्स एक बार काउंट कर लिए, और मैं कह रहा हूं कि एटीएम प्रेशर भी उतना ही मान लेते हैं अपन बार में या एटीएम में। तो जब ये दोनों बराबर हो गए तो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो गया, तो ये हो गया टी फॉर टेम्परेचर, बी फॉर बॉइलिंग। नोट किस लिए आ रहा है, प्योर सॉल्वेंट के लिए आ रहा है। इसमें हम क्या करना है, एक सॉलिड को ऐड कर दिया बेटा। जैसे इसमें अपन एक सॉलिड को ऐड करेंगे, सॉलिड को ऐड करने पर क्या बना, एक होमोजीनियस मिक्सर बन जाता है। ये क्या बना, एक होमोजीनियस मिक्सर बन गया। इस होमोजीनियस मिक्सर में आपने देखा कि सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, सरफेस को ऑक्यूपाई करके, और जब ये सरफेस को ऑक्यूपाई करके तो बनने वाली वेपर का अमाउंट क्या हो गया, ये थर्ड टाइम आ रहा है आपके पास ये स्टेटमेंट कि बनने वाले वेपर का अमाउंट क्या हो गया, थर्ड टाइम ये स्टेटमेंट आएगी बनने वाले वेपर का अमाउंट कम हो गया। क्यों, कल आया था, अभी थोड़ी देर पहले आया है। तो ये जब बनने वाला वेपर का अमाउंट कम है तो इसका पी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये हमने कल लिखा ही था, पी ऑलवेज लेस देन पी नोट। क्या एटीएम प्रेशर कम हो गया, नहीं, एटीएम प्रेशर पहले भी हम कितना, एक जस्ट मैंने रफली एग्जांपल लेके चला, इसका एटीएम प्रेशर अभी भी कितना पड़ रहा है, एटीएम प्रेशर अभी भी 6 है, लेकिन वेपर प्रेशर डिक्रीज होकर कितना हो गया, 4 हो गया। टेम्परेचर आपने वही दे रखा है जो यहां दे रखा है, तो क्या ये लिक्विड बॉयल होगा, नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब तक वेपर प्रेशर एटीएम प्रेशर के बराबर नहीं होगा तब तक वो बॉयल नहीं होगा, तो यहां पे वो बॉयल नहीं होगा। तो क्या कभी बॉयल नहीं होगा, होगा कब, लेकिन वहां पे जो हम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे ना इसको बॉयल करने के लिए, तो नीचे की सरफेस से पार्टिकल्स क्या होने चाहिए, वेपराइज होने चाहिए, और वो नेक्स्ट सरफेस के पार्टिकल वेपराइज कब होंगे, जो उसको टेम्परेचर ज्यादा दिया जाएगा। तो टेम्परेचर ज्यादा दिया जाएगा तो इसमें जो टीबी प्रोवाइड करवाएंगे अपन, वो टीबी क्या होता है, हमेशा टीबी नोट से क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी इसका वेपर प्रेशर अब क्या करने के लिए 4 से इंक्रीज करना है ताकि वो बॉयल होना शुरू हो जाए, तो वो क्या होता है, हायर टेम्परेचर पे जाके क्या होता है, बॉयल होता है। तो जब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। ये कल वाला स्टेटमेंट भी आपको शायद वो रिलेशन समझ में आ गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट जहां पे वेपर प्रेशर जहां पे हाई होता है वहां पे बॉइलिंग रिक्वायर्ड बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया था, तो रिक्वायर्ड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, हाई हो गया। कल पॉजिटिव नेगेटिव डिविजन में पॉइंट आया था अपना, क्लियर है। ये जो बॉइलिंग पॉइंट में वेपर प्रेशर उसका डिक्रीज हुआ था, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। ये बॉइलिंग पॉइंट में क्या हुआ, ये जो इंक्रीमेंट हुआ बॉइलिंग पॉइंट में, इसको क्या कहा जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, जिसको डिनोट करते हैं पर डेल्टा टीबी से। और डेल्टा टीबी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, टीबी माइनस टीबी नोट से कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए भी एक छोटा सा डेरिवेशन है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू हमें मिलती है। वो डेरिवेशन क्या है, फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, उन डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलेलिटी के लिए, मोलेलिटी के, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की मोलल कंसंट्रेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये ठीक है, एलिवेशन क्या था, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी स्मॉल m, देन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम। यहां केबी क्या है, कांस्टेंट है, इसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, केबी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी यूनिट होती है केल्विन केजी मोल इनवर्स। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट केल्विन केजी मोल इनवर्स इसकी यूनिट होती है, जो डिफरेंट सॉल्वेंट्स के लिए डिफरेंट होता है। देन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी। मोलेलिटी कैसे निकालते हैं, ध्यान होगा आपको मोलेलिटी का फॉर्मूला। मोलेलिटी का फॉर्मूला था गिवन मोल्स ऑफ मोल्स। मोलेलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, याद कीजिए, सेकेंड रीडिंग में करवाया था आपको। मोलेलिटी इज इक्वल टू
मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर? तो यहां पे मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहां पे m का फॉर्मूला क्या हुआ? गिवन मास W1 सॉल्यूट हो गया डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू m2, और ये किस में लेना है? ग्राम में लेना है, किलोग्राम में लेना, तो डिवाइड बाय 1000। ये डेल्टा टीबी का फॉर्मूला बन जाता है। अब यहां पे आप देख रहे हो टोटल 1 2 3 4 5, या फिर इसमें डेल्टा टीबी की जगह मैं ये वैल्यू रख देता तो इसमें टोटल 6 पैरामीटर आ गए। तो 5 या 6 पैरामीटर में से कोई भी 4 पैरामीटर या 5 पैरामीटर दे रखे होते हैं, 6th या 5th इसमें हमें क्या करना होता है? फाइंड करना होता है। जैसे अभी हमने आपको दो क्वेश्चन करवाए थे, एग्जाम्पल 2.6 और इंटेक्स 2.9 किससे रिलेटेड? वेपर प्रेशर से रिलेटेड। वैसे ही अभी इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी हम अपना एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। इसमें मैं ले रहा हूं आपका एग्जाम्पल 2.7। एग्जाम्पल 2.7 क्या अपना? एग्जाम्पल 2.7 है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। एग्जाम्पल 2.7, 6 तो किससे रिलेटेड होगा? वेपर प्रेशर। ये 2.7 है। ये अपने पास क्या कर रहा है? 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो ये क्या हो गया? W1 हो गया 18 ग्राम। ओके, ग्लूकोज बोला है, तो ग्लूकोज का मोलर मास आप जानते हैं C6H12O6, तो मोलर मास इसका कितना कैलकुलेट हो गया? सॉर्ट आउट किया तो 180 आ गया। ठीक है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ वाटर, ये क्या हो गया? ये W2 हो गया। ठीक है, सॉरी इसमें क्या था? अब ये W2 मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, उसमें थोड़ा प्लीज पीछे वाले में देख लेना, उसमें मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा। तो ये 1 kg ऑफ वाटर हो गया। इसमें मोलर मास की रिक्वायरमेंट है नहीं अपने को। क्लियर है? देन ये क्या हो रहा है? 18 ग्राम डिजोल्व, तो इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है? डेल्टा टीबी कैलकुलेट करना है। ठीक है, डेल्टा टीबी कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? उस पे आ जाइए। तो डेल्टा टीबी कैलकुलेट करना अपने को, तो उससे पहले हमें ये तो पता हो ना कि टीबी नोट कितना है। टीबी नोट सब जानते हैं, वाटर के केस में आ रहा है, तो टीबी नोट वाटर के केस में कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको अपन लेके चलेंगे इसमें केल्विन में, तो कितना हो गया? 373 केल्विन हो गया ये। क्लियर? कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले टीबी देन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हुआ इसमें अपने पास? ये लिखा हुआ था डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले में इस वैल्यूज को पुटअप किया जाएगा तो डेल्टा टीबी एज इट आ गया। केबी की वैल्यू कितनी आ गई इसमें? वाटर के केस में कांस्टेंट होती है 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स होता है, इनटू W1 क्या था इसमें? सोल्यूट का मास, गिवन मास 18 इंटू 1000। इसमें 1000 नहीं आएगा बेटा, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी किसमें दे रखा? केजी में दे रखा है। ये 1000 तो तब आता है जब हमें ये जो सोलवेंट का जो मास होता है वो ग्राम में प्रोवाइड किया जाता है। 1000 आएगा नहीं इसमें। क्लियर है? या 1 कर लीजिए आप सपोज, और अपॉन में क्या हो गया? M1 क्या है? मोलर मास है, कितना है? 180 है, और इंटू ये कितना है? 1 है ही। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू कितना हो गया? ये सॉर्ट आउट हो रहा है, कितना होगा? 10, तो 0.052 ये किसकी वैल्यू आ गई? डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई। और डेल्टा टीबी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? टीबी माइनस टीबी नोट इज इक्वल टू 0.052 आ गया। क्लियर है? टीबी आपको फाइंड करना था, और टीबी नोट प्योर वाटर के केस में टीबी नोट हम जानते हैं कितना है? 373 है। ये 373 इज इक्वल टू 0.052। कुछ एक केसेज में यहाँ पे इसको एक्यूरेट भी लिया गया है 1-3 करके, लेकिन अपन टीबी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसमें प्लस हो गया तो 373.052 हो जाएगा। ये केल्विन आ जाएगा इसमें। जैसे ये एग्जांपल मैंने सॉर्ट आउट किया है, वैसे आप इसमें इंटेक्स्ट एग्जांपल है, क्वेश्चन है 2, वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इंटेक्स्ट 2.9 और